नमस्कार। स्वागत है आपका एपीओ बिहार के लिए। आइए देखें आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स। आमतौर पर एपीओ के एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम में या अन्य कोई जो लॉ से रिलेटेड एग्जाम है उसमें लीगल मैक्सिम्स आ जाती हैं। तो स्टार्ट करें बिना समय गंवाए। हमारा पहला मैक्सिम है एब इनिशियो। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे एब इनिशियो का मतलब क्या है। और एब इनिशियो अगर ना भी पता हो तो बेसिक नॉलेज से ही आपको मालूम हो जाएगा। इनिशियो, इनिशियो यानी स्टार्टिंग। एब इनिशियो यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो एग्जाम्पल है जैसे द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही एग्रीमेंट को डिक्लेयर किया जाए वॉइड। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने एब इनिशियो, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में तो ऐसा सिलेबस में दिया नहीं है। लेकिन सिलेबस की बात नहीं है, जो आपका लॉ का सिलेबस दिया है, जो क्रिमिनल लॉ का जो सिलेबस दिया है उसमें मैक्सिम भी अल्टीमेटली कवर्ड होता है। आइए दूसरे मैक्सिम पे आए। दूसरा मैक्सिम है हमारा पर से। पर से इटसेल्फ, पर से इटसेल्फ, पर स्वयं से, इटसेल्फ। द फैक्ट पर से नॉट इंपॉर्टेंट। फैक्ट स्वयं में इंपॉर्टेंट नहीं है तो लीगल ग्लॉसरी में पर से वर्ड का यूज होता है। द फैक्ट पर से, फैक्ट स्वयं में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर से यानी इटसेल्फ। तो ऐसा यूज होता है इसका जनरली। ये लीगल मैक्सिम लैटिन लैंग्वेज में है, कोई इटैलिक लैंग्वेज में है, कोई अन्य भी है, कोई फ्रेंच में भी है। पर हमें इसमें नहीं जाना, हमें इसका अर्थ जानना है। एग्जाम में दो तीन मैक्सिम के आने की संभावना लगातार ही बनी रहती है। अब जैसे यूपी सिविल जज का आप एग्जाम देखें उसमें भी था, हरियाणा सिविल जज के एग्जाम में भी था, दिल्ली सिविल जज के एग्जाम में भी था। तो ये संभावना लगातार बनी रहती है कि मैक्सिम पूछ लिया जाए। और मैक्सिम पूछने के पीछे सीधी सीधी वजह यह है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज में मास्टरी को देखते हैं, जांचने का एक वे है इसका। चलिए अपना तीसरा मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर। अगर जो आपने लॉ ऑफ टॉट पढ़ा हो तो रेस इप्सा लोक्यूटर शब्द का या मैक्सिम का बहुत बार यूज हुआ है। इसका मतलब है द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। ये जनरली आप अगर जो बीएनएस में नेग्लिजेंस का चैप्टर को देखें तो ये शब्द यूज होता है। इसका मतलब है कि सिचुएशन स्वयं ही बयां कर रही है। द थिंग स्पीक इटसेल्फ, स्वयं ही बोल रही है कि मेरी क्या स्थिति है। यानी अगर कोई सामान रखा है और वो बहुत ही, उसकी स्थिति डिलापेटेड है और वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिर गया, तो चीज, सामान अपने आप ये बता रहा है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ये दीवार कच्ची बनी थी, ठीक नहीं है, इसलिए बारिश में ढह गई। स्थिति अपने आप ही मालूम हो रही है कि क्या है। तो किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि ये दीवार क्यों ढही, ये दीवार कमजोर थी, ये खुद ही बयां कर रही है वो। एक एग्जाम्पल है द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज लेफ्ट इन साइड अ पेशेंट आफ्टर अ सर्जरी, सो द कोर्ट अप्लाइड रेस इप्सा लोक्यूटर टू प्रिज्यूम द सर्जन्स नेग्लिजेंस। डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया और उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पेट में ही रह गया, तो थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। नेग्लिजेंस को, डॉक्टर की नेग्लिजेंस खुद में बयां हो रही है। यानी डॉक्टर के पास अपने बचाव के लिए कोई कारण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं दे सकता या कोई एविडेंस देने से बाहर हो जाएगा, क्योंकि समान अपने आप, सिचुएशन अपने आप, स्थिति अपने आप बता रही है कि क्या है। यानी थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। और रेस इप्सा लोक्यूटर, स्थिति स्वयं बयां कर रही है कि नेग्लिजेंस है। यदि कोई व्यक्ति है 100 की स्पीड में फोर व्हीलर चला रहा है, वो भी भीड़ भरे एरिया में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने नेग्लिजेंस जानबूझ के नहीं की, इंटेंशन नहीं थी। उसकी इंटेंशन है द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। रेस इप्सा लोक्यूटर, स्वयं में सिचुएशन बयां हो रही है कि भीड़ भाड़ वाली रोड पर आप 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपना फोर व्हीलर चला रहे थे और एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है डिफेक्टो। डिफेक्टो यानी इनफैक्ट, बाय द वे ऑफ फैक्ट, यानी हो गया ऐसा। जैसे इंडिया बिकेम द डिफेक्टो हीरो इन इंटरनेशनल वॉर्स। अपने आप ही हो गया, किसी ने सिचुएशन चाहिए नहीं, होते होते ऑटोमेटिकली बोले या स्पॉन्टेनियसली बोले, अपने आप ही हो गया। जैसे जो भी युद्ध रहा, इंटरनेशनल युद्ध हो रहे हैं, भारत वहां के सभी छात्रों को, अपने देश के छात्रों को तो निकाल ही रहा है इंटरनेशनल
के और भी छात्रों को निकाला, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, तो अपने आप में इंटरनेशनल वॉर का हीरो बन गया। तो इसके लिए एक एग्जांपल था, डिफेक्टो बन गया हीरो, डिफेक्टो हीरो बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। अगला मैक्सिम है हमारा डी ज्यूरे, डी ज्यूरे या डी ज्यूर या डू ज्यूर बाई लॉ, द डी ज्यूरे रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटरी बाई वॉर विनर। डी ज्यूरे यानी बाई लॉ, यानी कोई चीज बाई लॉ ही होगी, डी ज्यूरे हुई। जैसे युद्ध जिसने जीता वो क्षेत्र उसकी टेरिटरी बन जाती है, ये बाई ज्यूरे है, तो यानी बाई लॉ है। या बाई लॉ है कि हमने कोई कार्य किया और हमें सजा मिलेगी, बाई लॉ है, ये मिलेगी ही। तो डी फैक्टो है, बाई फैक्ट, उसके पीछे लीगल बाउंडिंग नहीं है, लेकिन डी ज्यूरे है, लीगल बाइंडिंग है। जैसे कोई पोस्ट ऐसी है जिसका डी ज्यूरे चेयरमैन वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन होता है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और उनकी कमिटियों का जो चेयरमैन होता है। तो डी ज्यूरे भी है, वो डी फैक्टो भी है। मतलब एक शब्दों का इस्तेमाल आप समझे, डी ज्यूरे में तो है कि बाई लॉ उसे कोई हटा नहीं सकता, और डी फैक्टो हटा तो सकता है बट स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। अंतर जाने ये। अगला मैक्सिम की ओर आए। अगला मैक्सिम है वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली जैसा कि शब्द से ही आपको समझ आ रहा है, वॉक्स, वॉक्स यानी वॉइस, पॉपुली यानी कि पॉपुलेशन, द वॉइस ऑफ द पीपल, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, यानी लोगों की आवाज सर्वश्रेष्ठ है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत है ये। कहता है पॉलिटिश, एक एग्जाम्पल है मेरे, ये एग्जाम्पल मेरे हैं, मैंने अपनी ओर से बनाए हैं, चाहे तो आप भी इन एग्जाम्पलों को रख सकते हैं। द पॉलिटिशियन हियर्स वॉक्स पॉपुली ओनली एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। पॉलिटिशियन है, लोगों की आवाज जब ही सुनते हैं जब इलेक्शन आता है, ये एक एग्जाम्पल था। तो वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली, वॉइस ऑफ द पीपल, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की वॉक्स पॉपुली ही इंपॉर्टेंट है। एक इसके लिए एक शब्द है, वॉक्स पॉपुली इज पैरामाउंट। तो लोगों की जो राय है, अधिकतम लोगों की जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उन्हीं पर फैसले लिए जाते हैं। उन शब्दों के लिए वॉक्स पॉपुली का इस्तेमाल है। या मेजोरिटी लोगों की बात सुनी जाती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लॉ स्टूडेंट होने के नाते आप लोग रेस जुडिकाटा तो जानते ही हैं। रेस जुडिकाटा है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, सेम फैक्ट सेम सिचुएशन पर कोई फैक्ट आता है संबंधित लोगों के बीच में या पार्टीज के बीच में, तो रेस जुडिकाटा लग जाता है। रेस जुडिकाटा यानी जो पहले से ही डिसाइडेड है। अब रेस जुडिकाटा का एक और है, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एसिपिटर। इसका मतलब द मीन्स दैट अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। रेस जुडिकाटा मैटर ऑलरेडी जज्ड, ठीक है, और रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एसिपिटर। एसिपिटर मतलब एक्सेप्टेंस, यानी जो मैटर ऑलरेडी जज्ड हो चुका है यानी फैसला आ चुका है उसे एसिपिटर यानी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। रेस जुडिकाटा ऑलरेडी जज्ड और ऑलरेडी फिनिश्ड, और रेस जुडिकाटा एसिपिटर यानी उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल रूल है और नेशनल रूल भी है। ये जुडिशरी कोर्ट का पहला रूल है ये कि रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एसिपिटर। दिस मीन्स दैट अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। कोर्ट के दिए फैसलों को सही माना ही जाना चाहिए। अंतर आपको समझ में आ गया होगा, रेस जुडिकाटा और रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एसिपिटर। तो ये आपके एग्जाम में बहुधा पूछा जाता है, बहुत बार इस शब्द को उठाया जाता है। अगला देखें, अगला क्या है? अगला है रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पिके। रेक्स, रेक्स मतलब होता है किंग। जहां भी कहीं आप देखें रेक्स, इसका मतलब होता है किंग। आपने अगर जो पुराने मैटर्स पढ़े होंगे, पुराने केस लॉ पढ़े होंगे 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के, तो उसमें आता है रेक्स वर्सेस दिस, रेक्स वर्सेस स्टीफन्स, रेक्स वर्सेस अब्राहम। तो रेक्स का मतलब होता है किंग। तो पहले स्टेट नहीं इस्तेमाल होता था शब्द, पहले या तो रेक्स होता था या सीधे कहता था एम्परर, या कहता था किंग, या कहता था सॉवरिन। तो ये 4-5 शब्द राजा के लिए इस्तेमाल होते थे। रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पिके यानी किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता, यानी वो व्यक्ति जिसके पास सॉवरिन पावर है, सॉवरिन अथॉरिटी है, उसके द्वारा किए गए काम में कोई गलती नहीं मानी जाती है, ना उसकी गलती एक्सेप्ट की जाती है। कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज भी नहीं किया जाता है। यह है रेक्स
नॉन पोटेस्ट पिकेर। ये टॉर्ट ऑफ लॉ में ही यूज होता है, पर एक मैक्सिम है, इसलिए यहां मैंने इसको डाला है ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके, आपकी ग्लॉसरी बढ़ सके। अब यह है, आपने सुना होगा ये एज ए प्लीडर सीपीसी में भी यूज होता है, एज ए क्रिमिनल लॉ में भी यूज होता है। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका अर्थ है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। वो व्यक्ति जो दूसरों के जरिए काम कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, ऐसा माना जाता है। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ऐसा माना गया जैसे उसने स्वयं किया, इटसेल्फ ऐसा किया गया। कोई फेसिट पर एलियम, एलियम यानी दूसरों से हुआ, और पर से इटसेल्फ स्वयं का माना गया, यानी जिसने दूसरे के द्वारा कार्य किया वो स्वयं माना गया। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में लाइबिलिटी मास्टर की है, और उसके साथ सर्वेंट है या प्रिंसिपल है, और अबेटी है, अबेटर है। तो कई जगह आप देखेंगे दोनों को सजाएं सेम है, और सेम नहीं है तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। यानी मैंने किसी को उत्प्रेरित किया एक व्यक्ति की हत्या कीजिए, तो मुझे भी वही ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी जो दूसरे को मिल रही है, अगर मेरा एज इट इज एक्टिव रोल है, जैसे कि मेरे मास्टर का था या मेरे प्रिंसिपल का था। तो ये है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। जो दूसरों के जरिए काम कर रहा है वो स्वयं ही काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है। आइए देखें नेक्स्ट, क्विड प्रो क्यो। बहुत बार आपने सुना होगा, बल्कि क्रिमिनल लॉ में बहुत बार यूज हुआ है, स्पेशली पॉक्सो के मामले में बहुत बार हुआ है, या विमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वहाँ ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है। आप अखबारों में, अगर जो आप हिंदू अखबार के रीडर हैं या स्टेट्समैन के या इंडियन एक्सप्रेस में, तो वहाँ आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा, नोट भी किया होगा अपनी डायरी में, दैट क्यूट क्विड प्रो क्यो, a favor or advantage granted in return for something, quid pro quo। यानी मैंने ऐसा किया, बदले में आप ऐसा कीजिए। यानी मैंने कोई कार्य किया और बदले में आपसे शर्त रखी कि भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप भी ये काम कीजिए। इसे एक्सटॉर्शन में भी काउंट किया जा सकता है, इसे चीटिंग में भी काम किया जा सकता है, इसे बहुत सारे मामलों में इस शब्द को यूज किया जाता है। जनरली आजकल ये शब्द यूज हो रहा है विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस में या पॉक्सको के मामले में। तो ये शब्द याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विड प्रो क्यो, मैंने किया तुम भी करो, क्विड प्रो को मैंने किया तुम भी करो। चलिए नेक्स्ट है पर्सोना नॉन ग्राटा। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। इंडिया पाक की जो स्क्रमिश हुई थी, जो छोटी वॉर हुई थी, या इजराइल ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें भी आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे मामलों में जहां कहीं छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसके अंदर इस शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी अ पर्सन हु इज अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम्ड। यानी अब इस व्यक्ति की और जरूरत नहीं है, पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी इस पर्सन को अब और अधिक वेलकम नहीं किया जा सकता, इस पर्सन की हमारे देश में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी युद्ध हो रहा है या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें दो देशों के संबंध आपस में खराब होते हैं, तो उस दौरान उसकी एम्बेसी से या तो एम्बेसडर को या डिप्लोमेट्स को या फॉरेन ऑफिशियल्स को या स्टाफ को हटाया जाता है, और उसके पीछे कारण यह दिया जाता है दैट दिस पर्सन इज द पर्सोना नॉन ग्राटा इन दिस कंट्री। तो इस व्यक्ति का अब और अधिक वेलकम नहीं किया जा सकता, और ना अब अधिक वेलकम किया जाएगा। ये एक एग्जांपल है, ही हैज बिकम पर्सोना नॉन ग्राटा इन आवर क्लब ड्यू टू हिज अग्रेसिव बिहेवियर। ये एक एग्जांपल था। ये एग्जांपल तो मैंने जनरल एग्जांपल लिया है किसी क्लब का, पर ये जनरली इंटरनेशनल्स में यूज हो रहा है, इंटरनेशनल ग्लोसरी में, इंटरनेशनल न्यूज में यूज हो रहा है, पर्सोना नॉन ग्राटा, जिस व्यक्ति की अब और अधिक जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कार्य किया। आइए नेक्स्ट मैक्सिम पर जाते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम है पैरी पैसू। पैरी पैसू ऑन इक्वल फुटिंग। जैसे कि आप देखें क्रिमिनल लॉ में भी यूज होने लगा है, ये है तो ये एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का ही बेस है पैरी पैसू। पर पैरी पैसू यूज होता है जैसे आप किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराधी की
और जो विक्टिम है उसकी एज में डिफरेंस हुआ, मेंटल बैलेंस में डिफरेंस हुआ, उसकी स्थितियां अलग थी, तो ये शब्द भी यूज किया जा सकता है दैट दे बोथ वर नॉट ऑन इक्वल फुटेज, सो दैट्स व्हाई द ऑफेंडर मस्ट बी डील विद द मोर ग्रेवेट पनिशमेंट, दैट्स अ पेरी पैसू ऑन द इक्वल फुटेज। मतलब दोनों इक्वल फुटेज पे नहीं थे तो नॉट ऑन द पेरी पैसू, दोनों इक्वल फुटेज पे थे या हैं तो दे वर ऑन पेरी पैसू। अब एक एग्जांपल है ये, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन कई जगह क्रिमिनल लॉ की जजमेंट देते हुए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है ऑल क्रेडिटर्स विल बी रिपेड पेरी पैसू, सबको इक्वल फुटेजिंग पे रिपे किया जाएगा, मींस दे विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड द रिसीव एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द अवेलेबल फंड्स, यानी इक्वल फुटेज पे हो जाना। जैसे हम ये कहें कि किसी व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, जी हाँ आप मुझे चोट मार दो और आप मुझे इतने पैसे दे दो, तो कोई जो विक्टिम था जिसने ये एक्सेप्ट किया या जिसने माना कि हाँ मुझे आप चोट मारिए या मेरे साथ आप ऐसा कीजिए, तो अब ये माना जाता उसकी पैसे की जरूरत थी, तो उसने ये किसी खेल के बहाने किसी बहाने अपने शरीर पर चोट लगवाई और आपने चोट मार के जनता से पैसे आकर्षित किए, पर सजा ऑफेंडर को इसलिए मिलेगी क्योंकि वो इक्वल फुटेज पे नहीं थे, उस बेचारे के पास इतना नहीं था, समझ भी नहीं थी और फाइनेंशियली वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो बार्गेनिंग के लायक नहीं था। यानी इक्वल फुटेज पर होने या ना होने के कारण बार्गेनिंग की जो स्थिति है वो पेरी पैसों में काउंट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सोलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। अभी हमारा शब्द था पॉपुली और पॉपुला, दैट्स पॉपुलेशन इसी से बना है। सोलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। जब कोई लॉ बनाया जाता है, बेसिकली ऐसा लॉ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, जैसे एडल्ट्रेशन एक्ट होगा, मिलावटी एक्ट हो गया, एनडीपीएस का एक्ट हो गया, या एससी एसटी एक्ट हो गया, या और भी कोई जैसे करप्शन एक्ट हो गया, एंटी करप्शन एक्ट, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो उसके पीछे अवधारणा दी जाती है सोलिस पॉपुली एस सुप्रीम लेक्स, दैट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सुप्रीम लॉ। लोगों की भलाई सुप्रीम लॉ है, चाहे इससे किसी को कोई भी नुकसान पहुंच रहा हो, इससे हमें फर्क नहीं है, पर यदि लोगों की भलाई हो रही है तो ये भलाई है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी एक्ट हैं जिसके अंदर ऑफेंडर को सजा मिलती है या उसे जेल में डाला जाता है या उसे बेल नहीं दी जाती विदाउट उसके ऑफेंस को देखते हुए या उसके ऑफेंस के और पहलुओं की जांच करते हुए, सिर्फ उसे नजरबंद कर दिया जाता है, बेल नहीं दी जाती या उसके 14 दिन की कस्टडी दे दी जाती है या और एक्सटेंड की जाती है। उसके पीछे यही कहा जाता है सोलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। भाई लोगों का वेलफेयर बहुत सबसे बड़ा लॉ है, ये बाहर रहेगा तो लोगों को मारेगा, ये बाहर रहेगा तो इससे समाज को नुकसान हो सकता है या इसके रहने से समाज को एट लार्ज नुकसान हो सकता है, तो वो इसी आधार पे लॉ बनाए जाते हैं। सोलिस पॉपुली एस सुप्रीमा लेक्स, लोगों का वेलफेयर सबसे बड़ा कानून है और कोई कानून नहीं है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे अनरिटर्न हो। चलिए अगला शब्द है वर्बटिम। वर्बटिम सुना होगा शब्दशः या वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अगर आप केस लॉस को देखते भी हों ना भी पढ़ें तो नए शब्दों के लिए आप देखें तो उनमें कई बार शब्द यूज होता है वर्बटिम। वर्बटिम यानी एज इट इज, यानी कोट अनकोट, दैट्स या रिप्रोड्यूस, ठीक है, मतलब इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर ओरिजिनली यूज। जो शब्द यूज किए वही आपने देखा होगा, कोई शब्द अगर जो जुडिशरी को लिखना है तो कॉमा लगा के वो लिख देती है, उसे कहते हैं वर्बटिम या कहते हैं रिप्रोड्यूस या कहते हैं कोट अनकोट, दैट्स इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर ओरिजिनली यूज। जैसा यूज किया वैसे ही लिख देते हैं, उसको कहते हैं वर्बटिम। वर्बटिम मतलब आपने सुना होगा वर्बटिम या आपने सुना होगा इको, वो सेम अर्थ है इसका। दैट्स ही कैन डिस्क्राइब द आर्टिकल वर्बटिम, वो आर्टिकल को शब्द से बता सकता है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अगला शब्द भी आपने सुना होगा, सीपीसी में बहुत यूज हुआ, कैविएट, दैट्स कैविएट एक्टर, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटा।
कैविएट का मतलब ये होता है कॉशन, वार्निंग, नोटिस। कैविएट का मतलब कॉशन, कैविएट से ही बना है कॉशन। अगर जो इंग्लिश के उसमें जाएं हम, तो कैविएट एक शब्द है, उसी से बना है। तो कॉशन, वार्निंग और नोटिस, इसका अर्थ ये कैविएट का अर्थ है। अब कैविएट एक्टर, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर, ये इन तीनों में सिर्फ लास्ट के जो शब्द हैं इनका अर्थ है। कैविएट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर, यानी जो एक्टर यानी जो काम कर रहा है उसे खुद सावधान होना चाहिए। मतलब जैसे मैं सपोज मैं फायरिंग करता हूं, मैं एमेचर शूटर हूं और मैं फायरिंग एक ऐसी जगह पे कर रहा हूं जहां पे भीड़ भी हो सकती है या किसी को चोट भी लग सकती है। मैं खाली मैदान की बजाय मैं लोकेलिटी में मैंने ये शूटिंग का अभ्यास कर रहा हूं। तो कैविएट एक्टर, भाई मुझे अपने आप ही होशियार होना चाहिए। दूसरा कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर बायर, भाई इसका अर्थ है कैविएट एम्प्टर यानी बायर को सावधान होना चाहिए। यानी मैंने कोई सामान खरीदा किसी दुकान से, दुकानदार ने मुझे कहा कि हाँ जी ये लीजिए सामान, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी देखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि पैक्ड है कि नहीं है। तो ये कैविएट एम्प्टर यानी बायर। अब है कैविएट वेंडिटर। कैविएट वेंडिटर होता है सेलर, सेलर को सावधानी बरतनी चाहिए कि वेंडिटर यानी वेंडर, दुकानदार अगर जो मुझे कुछ बेच रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वेट कितना है। दुकानदार अगर जो मुझे बेच रहा है कुछ तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि मैंने जो मांगा है यानी बायर ने जो मांगा है वही सामान दे। ये होता है कैविएट वेंडिटर। तो कैविएट शब्द अगर जो आप जानते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कैविएट मतलब वार्निंग, नोटिस और एनीथिंग विच इज टू बी इन माइंड, विच इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो कैविएट एक्टर यानी काम करने वाला, कैविएट एम्प्टर यानी बायर, कैविएट वेंडिटर यानी वेंडर यानी सेलर। ये दोनों शब्द एग्रीमेंट में यूज होते हैं, सीपीसी में भी यूज होते हैं, टॉट में भी यूज होते हैं, पर कैविएट ये सीपीसी में यूज होता है और एक आध बार ये क्रिमिनल लॉ में भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। आज का अंतिम मैक्सिम, एमिकस कुरी और कराई, वटेवर, ये शब्द अलग अलग लोग जैसी जिसकी प्रोनाउंसमेंट है वो वैसा बोलता है। इस शब्दों के उच्चारण में बहुत मत जाएं क्योंकि आप अलग अलग जाएंगे तो साउथ इंडियन बोल रहा है कुछ और बोलेगा, नॉर्थ इंडियन बोल रहा है कुछ और बोलेगा, और कोई और बोल रहा है तो कुछ और बोलेगा। तो एमिकस करे, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, न्याय मित्र जिसे बोलते हैं, कोर्ट का मित्र जिसे बोलते हैं, दैट इज अमिकस करे। यानी कोर्ट हर मामले में दक्ष नहीं हो सकती, कोर्ट हर मामले में स्किल्ड नहीं है। कई मामले ऐसे हैं जो स्पेशली नॉलेज मांगते हैं, स्किल्ड मांगते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। अब कोर्ट के पास तो इतना समय नहीं है और कोर्ट इतना स्किलफुल भी नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, कोर्ट इतनी स्किल्ड नहीं है। कोर्ट को कहीं जांच के लिए भेजना है तो कोर्ट बार बार उठ के तो जा नहीं सकती है जांच के लिए, तो वो किसी को अपॉइंटमेंट देती है, चाहे वो बार का मेंबर हो, किसी एनजीओ का मेंबर हो, या एडवोकेट हो, किसी एओआर हो, या कोई भी हो सकता है। आमतौर पे बार के मेंबर को यानी एडवोकेट्स को ही एमिकस क्यूरी दी जाती है ताकि वो सारी सिचुएशन को फोर्स इन करे, सारी सिचुएशन का असेसमेंट करे और बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, अपना एनालिसिस भी दे। आमतौर पे ये शब्द आपने अखबार में अगर जो पढ़ा हो तो आजकल जो बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस है, जुवेनाइल से रिलेटेड ऑफेंस है या पॉक्सको से रिलेटेड ऑफेंसेस है, आजकल तो खैर साइबर अपराधों में भी ये शब्द बहुत यूज हो रहा है कि कोर्ट जनरली एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट देती है, एक को अपॉइंटमेंट में उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर एडवोकेट्स तो बाई वॉलंटरी भी अपनी अपॉइंटमेंट देते हैं। इसमें वो सारी सिचुएशन को लिखता है, जांचता है, असेसमेंट करता है, एक्सप्लेन रखता है और पूरी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को पेश करता है और उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अमिकस क्यूरी, दैट्स अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो दोस्तों आज का शब्द इतना ही था, आज का मैक्सिम इतना ही था। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है, नहीं समझ में आता, तो आप नीचे मैसेज में लिखें या मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एपीओ के एग्जाम में
आता ही है। एक या दो मैक्सिम आना स्वाभाविक है। एक या दो दो नंबर भी, एक नंबर दो नंबर से हजारों बच्चे आगे पीछे रह जा रहे हैं। उस स्थिति में इन मैक्सिम को जानना, समझना, रीडिंग करना, रिपीट करना, रिवीजन आपका एक नंबर बढ़ा सकता है, मिनिमम एक नंबर बढ़ा सकता है। थैंक यू।